नमस्कार। लीगल पॉइंट चैनल पर मैं शिखा राजता आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, अदालत के फैसले हमारे समाज और कानूनी ढांचे को दिशा देते हैं। आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के हाल ही के 4 ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प फैसलों का विश्लेषण लेकर आए हैं। ये मामले बलात्कार, अपहरण, सेवा कानून और से जुड़े हैं और इनमें कानून के कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला मामला देविंदर कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। यह मामला दोष सिद्धि को रद्द करने से संबंधित है, जिसमें शादी के वादे पर बलात्कार के आरोप थे। केस का नाम देविंदर कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। केस नंबर क्रिमिनल अपील नंबर 323 साल 2023। फैसले की तिथि 27 जून 2025। जज का नाम माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुकरेजा। इस केस में अभियुक्त्री प्रोसिक्यूट्रिक्स, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, आरोपी को पहले से जानती थी। 10 मार्च 2012 को वह आरोपी के बुलाने पर रात 10 बजे अपने घर से चली जाती है। वह उसके साथ अलग अलग जगहों पर जाती है और उनके बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। 13 मार्च को घर लौटने के बाद वह 19 मार्च 2012 को पुलिस में आरोपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाती है। निचली अदालत आरोपी को दोषी ठहराती है, लेकिन उच्च न्यायालय में मामला पलट जाता है। अदालत पाती है कि FIR दर्ज करने में 6 दिन की अनावश्यक देरी हुई और पीड़िता का आचरण एक बलात्कार पीड़िता जैसा नहीं था, क्योंकि उसने किसी भी मौके पर विरोध नहीं किया। मामले में शामिल कानूनी पहलू IP.AC धारा 376 बलात्कार। उच्च न्यायालय ने साफ किया कि शादी का वादा तोड़ने और शादी का झूठा वादा करने में कानूनी फर्क है। यदि आरोपी ने शुरू से ही केवल धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाने की नीयत से वादा नहीं किया है, तो इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता। इस मामले में अदालत ने माना कि संबंध आपसी प्रेम और लगाव का नतीजा हो सकते हैं, न कि किसी गलत धारणा का। साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट। अदालत ने कहा कि बलात्कार के मामले में पीड़िता का बयान सबसे अहम होता है, लेकिन अगर पीड़िता की कहानी अविश्वसनीय लगे या उसके आचरण से उसकी बात का समर्थन न हो, तो केवल उसके बयान पर विश्वास करना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। जब पीड़िता का बयान भरोसेमंद न लगे, तो अन्य सबूतों की तलाश की जानी चाहिए। FIR में देरी। अदालत ने माना कि FIR लिखाने में अनावश्यक और बिना किसी स्पष्टीकरण के देरी होने से केस में झूठी और मनगढ़ंत कहानी जोड़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा होता है। उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ बलात्कार का आरोप बिना किसी उचित संदेह के साबित करने में विफल रहा। इसलिए निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए देविंदर कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। दोस्तों, यह फैसला दिखाता है कि अदालत हर मामले की कितनी गहराई से जांच करती है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दूसरा मामला विवेक कुमार ओम गोटिया बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मामले की तरफ, जो बच्चों की सुरक्षा से जुड़े पॉक्सो अधिनियम और अपहरण के कानून पर प्रकाश डालता है। केस का नाम विवेक कुमार ओम गोटिया बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। केस नंबर क्रिमिनल अपील नंबर 463 साल 2023। फैसले की तिथि 21 जून 2025। जज का नाम माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश कैंथला। इस मामले में आरोपी एक 17 साल की नाबालिग लड़की को उसके घर से ले जाता है। वे लोग अलग अलग शहरों जैसे मनाली और चंडीगढ़ में जाते हैं और साथ रहते हैं, जहां आरोपी उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। बचाव पक्ष की दलील थी कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि वे एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अदालत ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। मामले में शामिल कानूनी पहलू IP.C धारा 361 अपहरण। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब पीड़िता नाबालिग 18 साल से कम हो, तो उसकी सहमति कॉन्सेंट का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। अपहरण के अपराध में सिर्फ कानूनी अभिभावक लॉफुल गार्डियन की सहमति ही मायने रखती है। लड़की का बहला फुसलाकर या अपनी मर्जी से चले जाना भी ले जाने टेकिंग की परिभाषा में आता है।
पॉक्सो अधिनियम धारा 29 दोषी होने की धारणा। यह कानून का एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। इसके तहत अगर अभियोजन पक्ष मामले के बुनियादी तथ्य फाउंडेशनल फैक्ट्स साबित कर देता है, जैसे कि पीड़िता बच्ची है और उसके साथ अपराध हुआ है, तो अदालत यह मानकर चलती है कि आरोपी दोषी है जब तक कि वह खुद को बेगुनाह साबित न कर दे। पॉक्सो अधिनियम बनाम सहमति से संबंध। अदालत ने साफ कहा कि पॉक्सो अधिनियम नाबालिग के साथ किसी भी तरह के शारीरिक संबंध को अपराध मानता है। अदालत कानून में आपसी सहमति से बने संबंध जैसी कोई छूट एक्सेप्शन नहीं बना सकती, जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान न हो। उच्च न्यायालय ने आरोपी की अपील खारिज कर दी और उसकी सजा को बरकरार रखा। अदालत ने यह स्थापित किया कि नाबालिग की सहमति अपहरण या पॉक्सो के अपराध में कोई बचाव नहीं है। तीसरा मामला M.L. शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य। दोस्तों, आपराधिक मामलों के बाद अब रुख करते हैं सेवा कानून से जुड़े एक ऐसे केस की तरफ जो सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन और कानूनी सिद्धांतों जैसे कि रेस जुडिकाटा और देरी के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण फैसला है। केस का नाम M.L. शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य, केस नंबर CWPOA नंबर 3875 साल 2019। फैसले की तिथि 27 जून 2025। जज का नाम माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्येन वैद्य। याचिकाकर्ता जो एक इंजीनियर थे, साल 2001 में सेवा से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने साल 2010 में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने 1970 और 1989 जैसी पुरानी तारीखों से पदोन्नति की मांग की। इससे पहले वह 1997 में एक केस दायर कर चुके थे जिसमें अदालत ने उन्हें कुछ राहत दी थी। सरकार ने उस आदेश को लागू किया और याचिकाकर्ता ने अदालत में यह मान लिया था कि उनकी शिकायत का निवारण हो गया है, जिसके बाद सभी संबंधित मामले बंद हो गए थे। मामले में शामिल कानूनी पहलू रेस जुडिकाटा। इस सिद्धांत का अर्थ है कि एक ही मुद्दे पर बार बार केस नहीं किया जा सकता। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता जो मुद्दे अब उठा रहे हैं वे पहले के मुकदमे में तय हो चुके थे या उठाए जा सकते थे, इसलिए नया केस चलाना वर्जित है। देरी और चूक डिले एंड लचेस। कानून उनकी मदद करता है जो समय पर जागरूक रहते हैं। सेवानिवृत्ति के लगभग 9 साल बाद दशकों पुराने प्रमोशन के लिए याचिका दायर करना बहुत देर से की गई कार्रवाई है। अदालत ने इसे होपलेसली बार्ड यानी निराशाजनक रूप से बाधित माना। एस्टोपेल मौन स्वीकृति, एस्टोपेल एक्विएसेंस। जब आप एक बार अदालत में अपनी संतुष्टि जता देते हैं कि आपकी शिकायत का निवारण हो गया है, तो आप बाद में उसी मुद्दे पर फिर से दावा नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता का पिछला आचरण उन्हें नए दावे करने से रोकता है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को देरी, रेस जुडिकाटा और एस्टोपेल के आधार पर खारिज कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अलग अलग कानूनी विषयों पर हमारी यह पेशकश पसंद आ रही होगी। अगर हाँ, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप भविष्य में और किन कानूनी विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चौथा मामला बिमला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य। और अब आज का आखिरी मामला जो कि अधिकार से जुड़ा है और हजारों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है। केस का नाम बिमला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य, केस नंबर CWP नंबर 6688 साल 2021। फैसले की तिथि 27 जून 2025। जज का नाम माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्येन वैद्य। इस मामले में एक मृतक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की विधवा को पारिवारिक देने से मना कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि कर्मचारी की नियमित सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा से कम थी। सरकार ने नियमितीकरण से पहले की गई पूर्णकालिक आकस्मिक भुगतान फुल टाइम कंटिजेंट पेड वर्कर वाली सेवकों के लिए गिनने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने इसे भेदभावपूर्ण बताया। मामले में शामिल कानूनी पहलू सीडोटासीबोटेस नियम 1972। अदालत ने नियमों की व्याख्या करते हुए कहा कि भले ही नियम 2 आकस्मिक कर्मचारियों को बाहर करता है, लेकिन नियम 13 और 17 जैसे विशेष प्रावधान अस्थायी या संविदा सेवा को नियमितीकरण के बाद के लिए गिनने की अनुमति देते हैं। अदालत ने कर्मचारी के हित में इन प्रावधानों को वरीयता दी। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अदालत ने माना कि अन्य प्रकार की अस्थायी सेवाओं जैसे कि संविदा या दैनिक वेतन को के लिए गिनना, लेकिन पूर्णकालिक आकस्मिक सेवा को न गिनना
भेदभावपूर्ण और अनुचित है। निरंतर गलत, कंटिन्यूइंग रॉन्ग। अदालत ने यह भी कहा कि सही दावे को अस्वीकार करना एक निरंतर गलत है। ये कोई एक बार की गलती नहीं है, बल्कि हर महीने जारी रहती है। इसलिए ऐसे मामलों को केवल देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने विधवा के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि मृतक कर्मचारी की आकस्मिक भुगतान वाली सेवकों के लिए गिना जाए और याचिकाकर्ता को सभी बकाया राशि के साथ पारिवारिक प्रदान की जाए। तो दोस्तों, ये थे आज के 4 महत्वपूर्ण फैसले। हमने देखा कि कैसे अदालत तथ्यों की बारीकी से जांच करती है, चाहे वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला हो या कर्मचारियों के अधिकारों का। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और कानूनी जानकारियों के साथ। नमस्कार।